सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रतीक दीक्षित। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के जरिए, और ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट और जेई जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सॉरी, जेई और नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। तो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आपको बहुत सारी बातें इनमें से पता चलेंगी, बहुत सारे फैक्टर्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब मैं भी एक स्टूडेंट हुआ करता था किसी जमाने में, ऐसा लगता है भीड़े की बात कर रहा हूँ मैं, किसी जमाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम भी स्टूडेंट थे। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले, कभी ये भी हमारे साथ हुई है। जब हम किसी भी जगह पे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो पहली बार ये सवाल होता है कि यार ये इंस्टीट्यूशन मेरे लिए सही है या नहीं है, सही कि नहीं, कि यार यहाँ पर वो माहौल मिलेगा, यहाँ पे वो कॉम्पिटिटिव एज मुझे मिलेगा जिससे मेरी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए। अब ये सवाल आई थिंक आजकल के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सवाल का सामना या फिर ये मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसी के रिगार्डिंग हमने सोचा कि यार एक वीडियो किया जाए और वीडियो में उन लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने ये जर्नी जो है खुद तय की है। ठीक है, फॉर्चुनेटली ये जो लोग हैं मेरे दोस्त भी है, काफी अच्छे दोस्त है यार, थोड़ी सी मेरी नसीब अच्छी थी कि मुझे इनसे दोस्त मिले भाई। तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा सबसे पहले दीपक राणा सर को। सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, ही इज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, बीटेक है। और फिर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अंकित तिवारी सर को, ही इज फ्रॉम आईआईटी पलक्कड़। ठीक है, दोनों आईआईटीएन है भाई हमारे। ठीक है, तो सर आप दोनों आईआईटीएन हो, ठीक है, आपने वो जर्नी की है, वो जर्नी आप लोग ने तय की है। तो आपसे जो इंटरेक्शन हमारा होगा आई थिंक बच्चों को ये बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, खास साथ में पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। तो शुरू करता हूं मैं सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सवाल के साथ कि सर जब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए या कोई भी एक स्टूडेंट भी, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 10वीं के बाद वो 10वीं उसका पास हुआ और उसको आईआईटी जेईई करना है या नीट करना है फॉर एग्जांपल, तो जब वो निकलता है एग्जाम दे के बाहर आता है या अपने लिए एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट खोजने की कोशिश करता है कि यार कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए जहाँ पे यार मेरी प्रिपरेशन जो तगड़ी हो जाए, तो पेरेंट्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए या दोनों के लिए ऐसा कौन सी एडवाइस आप देंगे या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आप कहेंगे कि यार ये बात नोट करना, ये चीजें हैं, इनको नोट करना, तब जाके एक नतीजे पे आना कि यार ये सही रहेगा हमारे लिए। सर आपने सवाल तो काफी अच्छा पूछा है। थैंक यू। एक्चुअली बोला ऐसा जाता है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए स्टूडेंट का उसमें रोल होता है 60% और बाकी 40% जो रोल होता है वो फैकल्टी और कोचिंग इंस्टीट्यूट प्ले करते हैं। सो एक सही कोचिंग इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब भी आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने जाओगे तो आपको कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होता है दैट इज इंस्टीट्यूट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ट्रैक रिकॉर्ड मतलब कि इंस्टीट्यूट ने के प्रीवियस रिजल्ट्स कैसे हैं, जो इस इंस्टीट्यूट के एक्स स्टूडेंट्स हैं उनका इंस्टीट्यूट के बारे में फीडबैक कैसा है, इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टीज पढ़ा रही हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, और इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिल रहा है, क्या वो एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव है। क्योंकि अगर बंदा अकेला रेस में दौड़ेगा और अगर वो 10 लोगों के साथ रेस में दौड़ रहा है तो ऑब्वियसली सेकंड वाले केस में वो ज्यादा तेज भागेगा। क्यों? कंपटीशन रहेगा। वो तो इस टाइप की चीजों का हम लोग को ख्याल रखना पड़ता है। वो एक खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, वो वाला हिसाब है कि वो देख रहा है कि भाई हमारा कौन सा बाजू वाला पढ़ रहा है तो यार हमको भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव माहौल मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है, जो कि बहुत एसेंशियल बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन ऑड मैन आउट होके आप नहीं कर सकते। हाँ, कि आपको वो एनवायरनमेंट तो एटलीस्ट चाहिए। इसे लोग मॉक टेस्ट लेते हैं कि एटलीस्ट वहां पर कंपैरिजन हो सके। तो सर आप वैसे तो दोनों आईआईटीएन आपने वो जर्नी तय की है, तो मैं जानना चाहूंगा यार स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स और जो वीडियो देख रहे हो जानना चाहेंगे कि यार आपका जर्नी कैसी थी, इन शॉर्ट क्या आपका जर्नी था सर? कैसे मेरी जो जेईई की जर्नी थी वो काफी अच्छी जर्नी थी। जो पहला करेक्ट डिसीजन मैंने लिया अपने जेईई टाइम पे वो था मैंने इंटीग्रेटेड कोर्स सिलेक्ट किया। अब इंटीग्रेटेड कोर्स में होता क्या है
कि बच्चे को कॉलेज में जाना नहीं होता है। तो कॉलेज का जो टाइम है वो अपनी जेई प्रिपरेशन में डेडिकेट करता है, जिसकी वजह से उसे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। ठीक है, दिन में 6 आवर्स के हमारे लेक्चर्स हुआ करते थे। उन 6 आवर्स लेक्चर्स के बाद बाकी के टाइम पे हम लोग सेल्फ स्टडी करते थे, और सेल्फ स्टडी के बाद जो भी डाउट्स आते थे हमारे फैकल्टीज हमारे पास अवेलेबल रहते थे, उनसे तुरंत हम लोग ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर करते थे। तो उस दिन में जो कुछ भी पोर्शन हमारा कवर हुआ है उसी दिन में डाउट डिफिकल्टीज के साथ क्लियर हो जाता था। दूसरी अच्छा जो पॉइंट हमारे लिए था वो ये था कि हमारे जितने भी फैकल्टीज थे ना सर, वो सारे IITians। तो सपोज आपको किसी एक मंजिल पे पहुंचना है, तो मंजिल पे जाने के लिए कौन सा रास्ता सही है ये वही बंदा बता सकता है जो उस मंजिल पे पहुंचा है। तो उन्होंने हमें काफी सही राइट डायरेक्शन दी। और एक और प्लस पॉइंट इसमें ये था कि पूरे 2 साल में हमारे फैकल्टीज एक भी फैकल्टी चेंज नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा पॉइंट था। ये हमारे मेरे साथ तो ये इसका ऑपोजिट था। हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता था कि हमारे यहाँ पे फ्रीलांसर टीचर होते थे। फ्रीलांसर टीचर का मतलब ऐसा था कि टीचर आएगा, क्लासरूम में जो टीचिंग करनी है, क्लासरूम की टीचिंग कंप्लीट होगी और उसके बाद टीचर चला जाएगा। तो उससे ये होता था कि उस 3 आवर्स का सपोज कर लो लेक्चर है, तो 3 आवर्स के लेक्चर्स में जो भी डाउट मुझे आए वो डाउट कभी क्लियर नहीं हुए, क्योंकि उस टीचर का जो नेक्स्ट लेक्चर होता था वो होता था एटलीस्ट एक हफ्ते बाद नया टीचर का फिर सेम टीचर का लेक्चर होता था। तो उससे ये होता था कि वो जो डाउट है वो एक वीक तक मुझे रोक के रखना पड़ता था। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी टीचर अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है उसका भरोसा नहीं होता था, क्योंकि उनके लेक्चर्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं अलग जगह पे अरेंज रहते थे। तो टीचर आएगा, क्लासरूम में लेक्चर लेगा और लेक्चर लेने के बाद चले जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वही टीचर मुझे साल भर पढ़ाए। हमारे यहाँ पे तो ऐसा था, इनके यहाँ पर 2 साल तक टीचर चेंज नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे तो 2 महीने से ज्यादा कोई टीचर रुका ही नहीं। एक टीचर आता था, 2-3 टॉपिक पढ़ाते थे, 2-3 टॉपिक पढ़ाने के बाद जैसे ही उस टीचर के साथ हमारी कनेक्टिविटी बनी, उनके टॉपिक्स के साथ हम कंफर्टेबल हुए, उनके जो भी डाउट्स है हमने समराइज किया कि हाँ आगे टीचर के साथ पूछना है, चीजों को और डिस्कस करना है, तब तक टीचर अब उस टीचर के जो डाउट्स, उस चैप्टर के जो डाउट्स है, अब जो नया टीचर आएगा वो तो अपने चैप्टर के डाउट्स लेगा। बोले भाई ये चैप्टर तो मैं पढ़ाया ही नहीं हूँ, इस चैप्टर के डाउट तो मैं लूंगा नहीं। तो डाउट पढ़े रह जाते थे। तो हर 2-3 महीने में नए चैप्टर पढ़ाने के लिए नए टीचर आते थे। तो मेरे डाउट्स कोई क्लियर नहीं करता था, वो डाउट्स हमको खुद सॉल्व करने पड़ते थे। और जब कोई चीज हम खुद करते हैं तो उसमें बहुत टाइम जाता है। जैसे सर ने बोला कि अगर आपके पीछे कोई है जो आपको मेंटर कर रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, तो जो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने में 1 घंटे का टाइम लूंगा, मे बी अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा हो, जो टीचर जो ऑलरेडी उस फील्ड में है, वो उस डाउट को मुझे 10 मिनट में क्लियर करके दे देगा। तो इनके यहाँ पे अच्छी थी, मेरे यहाँ पे तो कोई टीचर 2 महीने ज्यादा रुका ही नहीं। तो जो टीचर्स के एक्सचेंज का प्रॉब्लम था वो बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि उसकी वजह से कैसा होता है कि जो हमारी कनेक्टिविटी है सब्जेक्ट को लेकर, वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी भी ब्रेक होती है। कि जैसे आपने 2 टॉपिक फैकल्टी से पढ़ा, अब हो सकता है वो आपने जो 2 टॉपिक पढ़े उसके कुछ कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होते हो, नेक्स्ट टॉपिक में यूज होते हो। लेकिन अगर वो सेम टीचर पढ़ाएगा वो टॉपिक्स को कनेक्ट कर लेगा। अब नया टीचर आता है तो उसको प्रीवियस टॉपिक बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या क्या पढ़ाया गया है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ाए गए हैं। तो कनेक्टिविटी बिल्डअप होने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो एक बड़ा इशू है हमारे यहाँ पे, आपके साथ भी शायद। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे ही था। हाँ, हमारे भी यही कल्चर था कि टीचर्स आते थे, 1-2 टॉपिक पढ़ाया, EMIC पढ़ाया और गायब। अब वो एक टीचर सपोज मान लेते कि हमारी बहुत अच्छी बैठ गई उससे, अब वो आते ही नहीं उसके बाद। तुमने देखा कि सर मेंटोरशिप का एक बहुत बड़ा रोल होता है सर, बच्चों का थॉट प्रोसेस को समझने में या फिर थॉट को एकदम मोल्ड करने में। जैसे हमने जब फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया, हमारे टीचर्स थे, उनके वजह से शुरू किया। जब हम ग्रेजुएशन में थे तो हमारे कॉलेज में टीचर थे, वो बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते, तो उनको देख के हमें लगा यार फिजिक्स सर समझने वाली है, चलो फिजिक्स पढ़ा लेते। वो वैसा रहता है सर। काफी फैसिनेटिंग सर ने पॉइंट्स बताए हैं, चीजें बताई हैं। सर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है पेरेंट्स जो होते हैं किसी भी एक इंस्टीट्यूट जाने से पहले वो 1-2 जगह और जाके देख के आते, तो क्या ये सही है? मतलब उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। सर पहला पॉइंट तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अगर सिलेक्ट करना है तो रश नहीं करना है। हाँ। आपको क्या करना है, मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट को विजिट करना है। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के कुछ प्रोज होंगे, कुछ कॉन्स होंगे, उनको आपको नोटिस करना है, सबको कंपेयर करना है। वहां पे जाके उन इंस्टीट्यूट में कौन से फैकल्टीज पढ़ा रहे उनसे मिलना है।
स्टूडेंट्स को उन फैकल्टी के जो डेमो लेक्चर्स हैं उन डेमो लेक्चर्स को बिठाना है ताकि आपको समझ में आए कि आपके बच्चे जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी टीचर के साथ मैच हो रही है या नहीं। ठीक, इसके साथ साथ आपको और भी फैक्टर्स देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट जो है उसका स्टडी प्लान कैसा है, वो कितना पोर्शन कब तक कंप्लीट करेगा, उनका प्रोजेक्शन क्या है, किस तरीके से वो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करेगा, क्योंकि टेस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे सिखाएगा स्टूडेंट को, इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे सर ने बोला कि आपको डेमो लेक्चर्स अटेंड करने हैं, कभी कभी ऐसा होता है सर, हमारे साथ भी हुआ होगा कि हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं इनिशियल स्टेज पर, अप्रैल मई में डेमो सेशन रहता है, तो डेमो सेशन में हमको बुलाया जाता है, फिर बाद में नई फैकल्टी आगे पढ़ाती है, तो एज अ पेरेंट आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन से कि जो मेरे बच्चों को जो फैकल्टी फर्स्ट डे पढ़ा रही है वही फैकल्टी एग्जाम के एक दिन पहले तक पढ़ाए। कंडीशन वैसे होना चाहिए भाई, फैकल्टी जिंदा रहेगा तो पढ़ाएगा तो भाई सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर फैकल्टी जिंदा है तो उसे इंस्टीट्यूशन में आना है, और फर्स्ट डे के प्रिपरेशन से लेकर जब तक मेरा बच्चा जेई के एग्जाम सेंटर में नहीं जाता तब तक उसके साथ होना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सब सारे बच्चों का पोटेंशियल सेम नहीं होता, आपने भी बहुत सारे पढ़ा रहे हो आप, तो सारे बच्चों का पोटेंशियल सेम नहीं है, तो जो बच्चा बहुत स्मार्ट है तो उसे तो आप कहीं पर भी छोड़ दोगे पढ़ाई कर लेगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं, जिनको थोड़ा सा कांस्टेंट सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो बच्चा भीड़ में घूमना नहीं चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग बात करें आज से 4-5 साल पहले, जहाँ पर मैं भी पढ़ाता था, तो वहां पर ऐसा होता था कि हम एक बैच में जब इंटर करते थे, उस बैच की क्राउड होती थी 80 या 90 के आसपास। ये तो हमारे टाइम पे थी सर, 80-90 की क्राउड, 90 वाली थी। अब 80-90 के क्राउड में आपको मैक्सिमम 10% बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर कुछ पोटेंशियल रहेगा, जिनको आपने एक बार पढ़ा दिया बच्चा समझ गया, लेकिन 30-40% ऐसी क्राउड होती है जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत होता है, लेकिन उनको राइट गाइडेंस चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है कि उनका डाउट्स कोई क्लियर करे, उनके छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं होती है। वो क्लैरिटी क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि उनके डाउट्स को एंटरटेन नहीं किया जा सकता। अब 80-90 के क्राउड में हर एक बच्चे के डाउट को एज अ टीचर हम भी एंटरटेन नहीं कर सकते सर, हमारी भी लिमिटेशन है। हम चाहते हैं भाई उनके डाउट क्लियर करना, हमारे पास टाइम नहीं है ना, टाइम का भी तो लिमिटेशन होता है, आपको पोर्शन भी कंप्लीट करना है। तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले ये भी देखिए कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में बैच का स्ट्रेंथ क्या है। बैच साइज अगर 20-25 का स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम 30 का स्ट्रेंथ है, तब एज अ टीचर मैं भी 1-to-1 बच्चे के ऊपर ध्यान दे पाऊंगा, वो पर्सनल अटेंशन टीचर के साथ बच्चों का बनेगा, वो कनेक्टिविटी बनेगी। लेकिन अगर 60-70 बच्चे क्लासरूम में हैं, तो हर एक बच्चे का इंडिविजुअल डाउट जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी टीचर कैटर नहीं कर सकता। अब जैसे आप यहीं रहते हैं साउथ बॉम्बे में, आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चलता है प्राइवेट कोचिंग का। प्राइवेट कोचिंग मतलब ग्रुप ट्यूशन नहीं, कि टीचर को घर पे आके पढ़ाना है, और वो बच्चा ऑलरेडी किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल रहता है। वो भी है सर, वो भी है। बट उसको क्या होता है कि 1 महीना 2 महीना हो जाता है, बच्चा पढ़ाई करता है, टीचर्स चेंज हो जाते हैं, और वो कनेक्टिविटी बिल्ड नहीं होती। अब 60 बच्चे के क्राउड में अगर आपका बच्चा एवरेज है या बिलो एवरेज है, तो उतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो उस बच्चे के लिए अलग से फिर आपको प्राइवेट ट्यूटर हायर करने पड़ते हैं, फिर उस नए टीचर के साथ कनेक्टिविटी बनाए। इससे बेटर ये है कि आप जब भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हैं, तो आप देखिए जैसे सर ने बोला कि फैकल्टीज अच्छी होनी चाहिए, और फैकल्टीज फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक आपके साथ रहें, और जो क्लास का स्ट्रेंथ है वो 25 से 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि 1-to-1 बच्चे का इंटरेक्शन बना रहे। और जिस डे में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए, उस दिन आपने बच्चे को टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक एक्सप्लेन किया, उसके बाद फैकल्टी वहां रुके, चली नहीं जाए। लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद 1-1.5 घंटे फैकल्टी बच्चों के साथ बैठे, उसके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करे। उससे क्या होगा, डे बाय डे बच्चा जो भी प्रिपेयर कर रहा है उसके साथ साथ उसके डाउट्स भी क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है और जो कनेक्टिविटी वो बिल्डअप होती जाएगी, तो बच्चे में भी क्या आएगा, कॉन्सेप्ट में कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे बच्चा एक टॉपिक पढ़ा, अब उस टॉपिक में उसको 10%-20% का डाउट आ गया, और ऐसा कभी कभी होता है कि उस चैप्टर की कनेक्टिविटी दूसरे चैप्टर के साथ होती है, तो अब दूसरे चैप्टर में भी लैग करेगा क्योंकि डाउट्स अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। तो अगर उसी दिन चैप्टर की जो भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट है या जो भी कॉन्सेप्ट उसकी क्लैरिटी अगर उसी दिन मिल जाती है, तो बाकी सारी चीजें बहुत स्मूथली चलती हैं। तो क्लास स्ट्रेंथ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर क्लास स्ट्रेंथ कम है, 25-30 का बैच है, तो एज अ फैकल्टी आप भी हम भी हर एक बच्चे पर इंडिविजुअल ध्यान दे पाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एनरोल कर रहे हैं, बैच साइज, वो बैच साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बैच साइज देखिए क्या टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चा भीड़ में घूम ना जाए। हाँ, टीचर्स भाई क्या पढ़ा रहे, क्वालिफिकेशंस वगैरह कैसी है, अगर जेई अगर आईआईटीएन या डॉक्टर हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है।
तो यार इन बातों का आप सभी लोग प्लीज ध्यान करके नोट कर ले कि यार कहीं भी अगर आप जाएं तो इन बातों को अगर आप नोट करें, ध्यान दे, पूछ ले तो आपके लिए बेटर होगा। तो सर रैप अप करने से पहले एक आखिरी सवाल, चलो हाँ, तो हमारे जो पेरेंट्स है, जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनके लिए कुछ ऐसा मोटिवेशन वाला सर कुछ दे दो कि भाई एकदम चक दे पट्टे नप दे गिल्ली वैसा वाला एकदम चीजें तो दीपक सर ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। मेरा ये मानना है कि कोई भी जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाएगी, बच्चे को पढ़ाएगा कौन, वहां पर रहने वाला फैकल्टी। तो आप पहले फैकल्टी पर देखिए, फैकल्टी को देखिए। अगर फैकल्टी वहां पर उस लेवल का है और फैकल्टी बच्चों के साथ जस्टिस कर रहा है और वहां का मैनेजमेंट आपका प्रॉपर टेस्ट सीरीज ले रहा है, उनकी प्रॉपर प्लानिंग है, तो मेन आपको फोकस करना है टीचर पर। अगर आपका टीचर अच्छा है और जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपका टीचर ऑलरेडी उस फेज से जा चुका है, जैसे अगर आप बोल रहे जेई के प्रिपरेशन, तो जेई के प्रिपरेशन के लिए अगर आपके पास आपकी टीम में कोई ऐसा टीचर जो ऑलरेडी आईटीएन है तो उसको जर्नी पता है, उसे पता है कि मेरा बच्चा कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एट द एंड कहां पे जाके ये प्रॉब्लम्स इसको आएंगी, कहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, तो वो वहां पर उसको क्या वो कर सकता, मोटिवेट कर सकता है या उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है। जैसे अगर नीट की प्रिपरेशन है तो नीट की प्रिपरेशन में अगर आपके सामने कोई टीचर है जो ऑलरेडी नीट क्लियर किया है, वो ऑलरेडी डॉक्टर है, तो उसको पूरी जर्नी पता है, तो बच्चे के अंदर वो जो ज़ील है वो क्रिएट कर सकते हैं उनके अंदर। जैसे हमारे भी टाइम पे हमारे टीचर्स थे तो हमको आईआईटीज की सारी चीजें आईटी में इंटर करने से पहले कि वहां पर कैंपस ऐसी होती है, फैसिलिटीज ऐसी होती है, फैकल्टीज ऐसी होती हैं, आपके रिसर्च कोलॉक्वियम्स कैसे कैसे होते हैं, किस किस इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप्स होते हैं, वो सारी चीजें हमें पता थी। तो उससे कैसा बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट आता है कि बच्चा बस वो नाम नहीं देख रहा है कि आईआईटी या जेई या इंजीनियरिंग कॉलेज, उसको उस इंस्टीट्यूशन के बारे में सब कुछ पहले से पता है और वो वही इंसान बता सकता है जो ऑलरेडी उस जर्नी को जी कर आया है। तो ये सब चीजें अगर यही 3-4 फैक्टर्स है जो आपको ध्यान रखना है कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले। बाकी तो मोस्टली जैसे सर ने बोला कि 60% तो बच्चे का कैलिबर होता है, टीचर 40% इंस्टीट्यूट का कंट्रीब्यूशन होता है कि अगर वो सही गाइडेंस मिल जाए तो जो बच्चे का 60% पोटेंशियल वो 100% तक पहुंच जाएगा। अगर वही सही गाइडेंस नहीं मिलेगा तो बच्चा अपनी तरफ से तो 100% देगा लेकिन एट द एंड रिजल्ट तो उसका 60% का ही आएगा जितना वो एफर्ट मार पाएगा, क्योंकि उसको गाइडेंस सही नहीं मिल पाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज, इनसाइट्स। ठीक है, आई होप बच्चों को इनसे कुछ सबक मिला हो, आई होप पेरेंट्स को एक क्लैरिटी आई हो हमारे वीडियो के जरिए कि किस तरीके से एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। और हमारा यही एफर्ट्स आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, आगे और भी ऐसे वीडियोस आएंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएंगे जहां पर हम आईआईटीएंस को या डॉक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और एक छोटा सेशन, पॉडकास्ट तो नहीं बोल सकते, पॉडकास्ट बड़े होते, एक छोटा सेशन सर हम प्लान कर रहे हैं इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे कि भाई अलग अलग आईआईटीएन डॉक्टर्स आए, थोड़ा सा इनसाइट दे, जर्नी के बारे में बताए, तो बच्चों को क्या थोड़ा सा एक मोटिवेशन है, गाइडेंस, सब चीजें जरूरी है, मिल जाएंगी, उनको डायरेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ और ये वीडियोस ऐसे आते रहेंगे।